गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आषाढ़ का एक दिन हम पढ़ रहे थे जो कि मोहन राकेश जी की रचना है और इसमें हम पेज नंबर 19 तक हम पढ़ चुके हैं जो कि पार्ट 1 का एक भाग है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने देखा किस तरह से मल्लिका जो है भीग कर आती है और अंबिका उससे नाराज़ रहती है। फिर उसी बीच में कालिदास आता है एक हिरण शावक को लेकर के और फिर उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है दंतुल और वो दावा करता है कि उसने इस हिरण शावक का शिकार किया है तो उसे दे दे ये हिरण शावक उसे ही मिलना चाहिए था, लेकिन कालिदास जो है उसे वो हिरण शावक नहीं देता है। ठीक है, तो और फिर उस बीच में मल्लिका जो है कालिदास बोलता है ना मल्लिका को कि हिरण शावक के लिए खान पान की व्यवस्था करो, तो वो उसके लिए दूध लेके आती है। और फिर इसी बीच जो है कालिदास और फिर दंतुल के बीच में भी वार्तालाप होता है, दोनों में मतभेद होता है। दंतुल बोलता है कि कालिदास बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे गांव के व्यक्ति हो, अगर हमारे गांव के व्यक्ति होते तो कभी किसी पशु को आहत नहीं करते। तो दंतुल बोलता है कि हाँ बोले तुम तो बहुत समझदार हो, बोले मेरी वेशभूषा देख के तुम समझ गए होगे कि मैं किसी राज्य से संबंधित रखता हूँ, मैं कोई राज्य पुरुष हूँ। ठीक है, तो फिर जो है वही वार्तालाप आगे क्या होती है दोनों के बीच में और आगे क्या बात हुई आज हम पेज नंबर 20 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देख लेते क्या बताया गया है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे जाती। मैं थोड़ा सा आगे से पढ़ा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? तो दंतुल उसको बोलता है कि तुम मेरी वेशभूषा को देखकर पहचान गए होगे कि मैं ये गांव का नहीं हूँ। तो कालिदास बोलता है आपकी वेशभूषा को देखकर मैं नहीं पहचाना हूँ। ठीक है, तो दंतुल बोलता है तो क्या मेरे माथे पर ललाट मतलब माथा है, मेरे ललाट पर लिखा हुआ है कि मैं यहाँ का व्यक्ति नहीं हूँ? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। तो बोले कि लगता है कि तुम दूसरों की वस्तुओं को चोरी करने के साथ साथ सामुद्रिक जो ज्ञान होता है, जो मैंने अंदाज़ा लगाने का जो ज्ञान होता है उसमें भी तुम काफ़ी निपुण हो। तो ये जो बात है मल्लिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मल्लिका फिर बोलती है तुम्हें ऐसा लांछन लगाना लज्जा नहीं आती? तो मल्लिका दंतुल को बोलती है कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते, तुम इस तरह से झूठा आरोप जो है उस पर नहीं लगा सकते। दंतुल बोल रहा है क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे वाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी? तो फिर दंतुल क्षमा मांगता है मल्लिका से, बोलता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था बोलने का। तो वो बोलता है कि हिरण शावक तो इस हिरण शावक का तो मैंने शिकार किया है और इस पर मेरा अधिकार है, तो ये तो मुझे ही मिलना चाहिए। तब कालिदास बोलता है इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। तो फिर कालिदास बोलता है कि हमारा जो गाँव है यहाँ पर कोई भी किसी भी पशुओं का शिकार नहीं करता है, लेकिन तुम बाहर से आए हो, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुम्हें इसके लिए माफ़ कर रहे हैं, तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम्हें अपराधी नहीं मान रहे। ठीक है, दंतुल बोल रहा है तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? तो दंतुल बोलता अच्छा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, बोले मुझसे, मैं एक राजपुरुष हूँ, एक राज्य से आया हूँ और उसका अपराध का निर्णय तुम करोगे? तुम जैसे छोटे गाँव वाले करोगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्द भी जानते हैं, तो तुम जानते ही भी है कि न्याय क्या होता है और अपराध क्या होता है और दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? दंतुल बोलता है कालिदास को। ठीक है, कालिदास बोलता है शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। तो कालिदास मैंने ये टोंग मार रहा है उसको। ठीक है, बोल रहा है कि अच्छा, तो बोले हमें तो मैंने ज्ञान ही नहीं है बोले सब चीज़ों का। कालिदास बोलता है कि शब्द और कुछ शब्द ऐसा होता है उसका जो अर्थ होता है केवल राजपुरुषों को ही ज्ञान होता है, हम जैसे ग्रामीण लोगों को तो ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा वो टोन मारकर बोलता है। ठीक है, कि उससे केवल आप लोग को ही ज्ञान है, हम लोग के पास है ही नहीं, हम लोग तो मूर्ख है, ऐसा के कालिदास जो है बोलता है। ठीक है, दंतुल बोलता है समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं, मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। तो फिर दंतुल उसको बोलता है देखो बोले फिर तुम तो सब कुछ जानते हो, राजपुरुष का क्या अधिकार होता है तुम तो ये भी जानते होगे, तो तुम मुझे मेरा शावक दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ, मुझे देर हो रही है। तो कालिदास
कालिदास बोलता है यह हिरण शावक का पार्वीय भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तो बोले कि ये जो हिरण शावक है इस भूमि का हमारे गांव का है और हम भी इसी गांव के हैं, तो हम इसे आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर, ठीक है, तो फिर उसको वो बोलता है कि तुम भूल जाओ कि मैं तुमको ये हिरण शावक तुमको सौंपूंगा, ये मैं कदापि भी ऐसा नहीं करूंगा। ये बात जो है कालिदास जो है दंतुल को बोलता है। दंतुल कौन है? जो कि उज्जैनी से आया है, वो कालिदास को ही यहाँ लेने के लिए आता है, लेकिन वो कालिदास को पहचानता नहीं है, इसलिए वो जो है गांव में घूम रहा था, तो उसी बीच में उसने हिरण शावक का शिकार कर लिया और वो हिरण शावक जो है कालिदास के पास रहता है और कालिदास जो है उस आहत हिरण शावक को उठाकर अपने घर में लाता है और उसके प्राणों की रक्षा करता है, ठीक है। तो फिर और जो दंतुल जो है हिरण शावक के शरीर से गिरने वाले रक्त बिंदु को देखकर वो कालिदास तक पहुंचता है, ठीक है, जैसे कि जिसको हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, ठीक है। तो फिर कालिदास मल्लिका को बोलता है कि तुम उसे अंदर लेके जाओ और किसी बेड में सुला दो। तब अंबिका बोलती है, अंबिका सहसा अंदर से आती है, अंबिका इस घर में तल्प और आश्रम माने बेड, ठीक है, हिरण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका तुम देख रही हो माँ? तो फिर अंबिका बोलती नहीं, बोले मैं किसी जानवर को जो है अपने आश्रम अपने बिस्तर पर या अपने पलंग पर नहीं सोने दूंगी। तो फिर मल्लिका उसको माँ को बोलती, माँ तुम देख रही हो इसकी अवस्था क्या है? तो अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तल्प और आश्रम मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। तो अंबिका बोलती हाँ मैं देख रही हूँ कि अवस्था क्या है, लेकिन ये जो बिस्तर है, ये जो तल्प है, ये मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। तो साफ मना कर देती है अंबिका, ठीक है। तो कालिदास बोलता है इसे मुझे दे दो अंबिका। तो फिर कालिदास जो है अंबिका से हिरण शावक को मांग लेता है, दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। तो हिरण शावक को अपने गोद में उठा लेता है कालिदास और वहाँ से चल पड़ता है, ठीक है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊँगा। तो फिर कालिदास बोलता है कि वो आज मेरे गोदी में, मेरे बाहों में ही वो सोएगा और मैं इसे अपने घर लेके जाऊँगा। द्वार की ओर और वो उसको लेकर जो है द्वार की ओर बढ़ने लगता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। तो दंतुल बोलता है अच्छा तुम उसको लेके मेरे सामने से लेके चल जाओगे और मैं खड़ा होकर देखता रहूँगा? दंतुल बोलता है। तो कालिदास बोलता है यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, तुम्हारी मर्जी, बोले तुमको देखना है देखो, तो तुम भी चुपचाप से चले जाओ। बिना किसी और देखे ड्योरियों से चला जाता और वो जो कालिदास जो है हिरण शावक को लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है। दंतुल राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है। तो दंतुल को गुस्सा आता है कि ये तो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है मुझसे और मेरी वस्तु मुझे वापस नहीं दे रहा, अब मैं बताता हूँ कि मेरी रुचि अरुचि क्या है, ठीक है। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द सुन जाता है। कालिदास संभवतः, दंतुल संभवतः, अच्छा तो बोले हो सकता है, बोले ठीक है। और तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी होता है, तो सुक्रोध हो जाता है वो बिल्कुल कालिदास माने हिरण शावक को लेकर वहाँ से चलेगी अपने घर की ओर। तब दंतुल जो है तलवार निकालना चाहता है, लेकिन उसी बीच में मल्लिका जो उसके सामने रहती है। मल्लिका ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हें शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो फिर बोलती है कि तुम तो हिरण शावक के लिए हट कर रहे हो, तुम्हारे लिए अधिकार है कि तुमने इसका शिकार किया है तो तुमको ये मिलेगा, लेकिन उनके लिए संवेदना है, ठीक है, लेकिन इसका भावना से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो और कालिदास जो है निशस्त्र, उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे हथियार का सामना कर सकता है। तो कालिदास की बात वो छेड़ती है, ठीक है। तो ऐसा बोलती है उसको मल्लिका कि कालिदास जो है निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे पूरा डट कर तुम्हारा सामना करेगा। दंतुल कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिससे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? तो दंतुल आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे मैं तो इसी के लिए आया था, बोले तो बोल रहे कि मैं जिससे वाद विवाद कर रहा था वो कालिदास ही था। तो मल्लिका बोलती हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? तो मल्लिका पूछने लगी, बोले तुम कैसे जानते हो कि वो कवि है? दंतुल कैसे जानता हूँ, उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो बोले कैसे जानता हूँ कि वो, बोले मैं तो उज्जैनी का हर एक व्यक्ति जो है ऋतु संहार की रचना कालिदास ने की थी, बोले उसका जो लेखक है कवि है उसको हर कोई जानता है कालिदास को। बोले उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो मल्लिका बोलते अच्छा, बोले उज्जैनी में इतनी चर्चा है बोले कालिदास की। तो सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उनकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। तो
दंतुल बोलता है, बोले हाँ, बोले हमारे जो राजा है उन्होंने ऋतु संहार पढ़ा और उनकी प्रशंसा की है और वो चाहते हैं कि कालिदास जो है उनके राज्य का राज्य कवि बने, ठीक है, उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए जो है आचार्य व रुचि जो है उनको लेने के लिए उज्जैनी से यहाँ पर आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है, वो आश्चर्य की तो इतना बड़ा सम्मान, ठीक है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, ठीक है। फिर दंतुल बोलता है, बोले कि मैंने जो उनके साथ व्यवहार किया, जो वाद विवाद किया, वो बिल्कुल भी गलत था, मैंने अशिष्टता का व्यवहार किया, उनका अपमान किया है, मुझे जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। दंतुल बोलता है, चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है, जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर है जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला ओट दांतों में दबाए दौड़कर उनके निकट आती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि वो दंतुल चल जाता है और यहाँ मल्लिका क्षण भर खड़ी रहती है, सोचती रहती है। उसी बीच में उसकी माँ वहाँ पर आती है और उसके लिए जो दूध लेके आई थी फिर दूसरे ग्लास में डालती है, उसे शक्कर उकर मिलाकर जो उसको देने के लिए लगती है, ठीक है। मल्लिका, तो तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राज्य कवि का आसन देना चाहता है। तो उसकी माँ काम कर रही थी, तो उसी बीच में वो अपनी माँ के पास जाती है और बोलने लगती है कि माँ, आपने सुना कि राज्य जो है उज्जैनी का जो राजा जो है कि उन्हें राज्य कवि का सम्मान देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसे शक्कर मिला दी है। तो मल्लिका जो है बिल्कुल अनदेखा, जैसा मैंने उसकी बात को सुनी नहीं वैसा वो करती है और बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारे गीले वस्त्र सुखा दिए हैं और दूध में चीनी मिलाकर भी शक्कर मतलब चीनी, ठीक है, मिलाकर रख दिया, तुम उसे पी लो। मल्लिका, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यही किसी और का आतिथ्य नहीं होगा। तो फिर से अंबिका बात बदलती है, बोलती है कि तुम दूध पी लो, आराम करो और मैं आशा करती हूँ और यहाँ पर कोई किसी का तुम अतिथि संस्कार नहीं करो, मैंने किसी भी मेहमान का आप स्वागत नहीं करोगी, ठीक है। आतिथ्य मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। तो मल्लिका बहुत खुश है, वो बोलती कि माँ आतिथ्य क्या, मैं चाहती हूँ कि पूरे संसार का आतिथ्य करूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे उनको सम्मान मिलने वाला है, राजकवि का सम्मान मिलने वाला है, ठीक है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है और फिर भी तुम दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूँ, आस्तरण में बेड बिछा दो, ठीक है, तैयार कर दो, मैं जैसे निष्ठुर हूँ रहने दो। तो फिर मल्लिका बोलती हूँ माँ तुम कितनी निष्ठुर, मैं बार बार तुमको बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि उनको सम्मान मिल रहा है, अब वो उनका भी एक मान सम्मान होगा, उनका भी उनके पास भी संपत्ति होगा, सब कुछ होगा, उनका जो अधिकार है वो मिल जाएगा। तो मल्लिका जो है बोलती है कि हाँ, बोले तुम दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह मत करना, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए बेड भी रेडी कर दे रही हूँ, फिर मैं जैसी हूँ तुम मुझे वैसे ही रहने दो। मल्लिका, नहीं तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा है तुम निष्ठुर हो। तो मल्लिका बोलती है कि मैं तो तुमको निष्ठुर नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, और मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो। तो फिर अंबिका बोलती है नहीं तुमने नहीं कहा दूध पी लो, ठीक है, मैं ठीक है तुमने नहीं कहा तो नहीं कहा, अब तुम दूध पियो और आराम करो। मल्लिका, माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। तो मल्लिका बोलती है, मल्लिका उसको बोलती है कि माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी खुश हूँ, मुझे इतना बड़ा समाचार मिल रहा है कि राज्य उज्जैनी का राजा जो है उसका सम्मान करना चाह रहा है, उनको राजकवि बनाना चाह रहा है। तो मल्लिका बोलती है कि मेरे पास ये सोचने समझने की क्षमता भी बिल्कुल नहीं है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मुझे काम करने दो। मल्लिका, नहीं उठो नहीं, मैं नहीं माँ तुम यहाँ बैठो, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राज्य कवि का आसन प्राप्त होगा, ठीक है, उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया। तो मल्लिका बोलती माँ देखो कितनी बड़ी बात हो गई, आज उनको सम्मान मिला है, उनको राजकवि मिलने का किसी राज्य का राजकवि मिलने का सम्मान दिया जाता है, जबकि इस गांव के लोगों ने उनको कभी भी सम्मान नहीं दिया, उनके गुणों को कभी भी आदर सत्कार नहीं किया, जिस घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, ठीक है, उनको घर में और बाहर में सब लोगों ने उनको प्रताड़ित ही किया है, उनको आवारा निकम्मा ही बोला है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है, ठीक है।
फिर वो बोलती है कि माँ अब तो तुमको विश्वास है कि मैंने किसी गलत व्यक्ति के साथ में दोस्ती नहीं की है, उनकी जो भावना जो है वो बहुत अच्छी है। माँ मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोच समझने की शक्ति हो चुकी है। जड़ हो गई मतलब समाप्त हो गई है। तो अंबिका जो है बात को काटती हुए बोलती है कि देखो मैं अभी और मेरा सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मेरे पास ख़त्म हो गई, इसलिए मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहती। उसकी माँ उसको मल्लिका को बोलती है। मल्लिका बोलती है क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? क्यों तुम उनके संबंध में उदारतापूर्वक नहीं सोच सकती? बोले क्यों नहीं तुम उनके बारे में अच्छा सोच सकती? बोले कालिदास के बारे में। अंबिका मेरे यह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाए। तो अंबिका बोल रही है कि देखो ये मेरी अवस्था बीत गई, मैं यथार्थ मैं वास्तविकता को देख रही हूँ कि वास्तविकता तुम्हारा भविष्य क्या होगा, ठीक है, और मैं वास्तविकता से मुख नहीं मोड़ सकती, मैं उससे आंखें नहीं चुरा सकती। मल्लिका और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। तो माँ केवल तुम उनके अंदर दोष देखती हो, तुमको उनके अंदर अच्छे गुण नहीं दिखाई देते? अंबिका बोलती है जहाँ दोष है वहाँ अवश्य ही दोष देखती हूँ। बोले जिसको अंदर दोष है मैं अवश्य ही उसके दोष को देखती हूँ। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? मल्लिका उसको पूछती है कि माँ बताओ उनके अंदर क्या तुम्हें दोष दिखाई देता है? वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। तब अंबिका बोलती है कि वो व्यक्ति जो आत्म सीमित है, स्वार्थी है, उसे केवल अपनी फिक्र है, दूसरों के बारे में वो नहीं सोचता है, इसलिए कि वे मातुल की गाय न हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। तुम्हें मातुल से और उनकी गायों से प्रयोजन नहीं है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। तो मल्लिका बोलती है कि तुम इसलिए उनसे घृणा करती हो क्योंकि वो मातुल की मैंने उसकी अपनी मामा की बात नहीं सुनते हैं, उनका कोई काम में हाथ नहीं बढ़ाते हैं, केवल कविताओं लिखने में खोए रहते हैं। तो अंबिका बोलती देखो मुझे उनके निजी जीवन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं अपना घर ही देख लूँ वही सबसे बड़ी बात है। मल्लिका बैठ जाओ माँ, मैं तुम्हारे बात समझना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारा मन में कालिदास के प्रति उनके प्रति इतना क्रोध क्यों है? अंबिका मैं चाहती हूँ तुम आज समझ लो, तुम कहती हो तुम्हारा उनसे इस भावना का संबंध, या भावना क्या है? तो अंबिका बोलती है कि तुम तो बोलती हो कि उसके साथ में तुम्हारा भावना का संबंध, मैं जानना चाहती हूँ वो भावना क्या है। ये बात जो अंबिका जो है अपनी बेटी मल्लिका से बोल रही है। तो मल्लिका बोल रही है मैं उनसे कोई नाम नहीं देना चाहती। तो मल्लिका बोल रही है तो हम लोगों के बीच में जो रिश्ता है मैं उसको कोई अभी नाम नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उन पर काफ़ी विश्वास करती हूँ और मुझे यकीन है कि एक न एक दिन उनके गुणों का सम्मान होगा और वो मौका मिला है आज, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? ठीक है, तो अंबिका बोलती है कि अगर सचमुच तो तुम दोनों जो है एक दूसरे की भावना को समझते हैं तो वो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता, कर ले विवाह। तो ये बात जो है उसको अंबिका जो है मल्लिका को बोलती है। तो इस तरह से आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 25 तक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक माँ और बेटी के बीच में कालिदास को लेकर वाद विवाद हो रहा है। मल्लिका कालिदास को पसंद करती है, उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अंबिका को लगता है कालिदास जो है उसके लायक नहीं है, वो कभी उसकी देखभाल नहीं कर सकेगा, वो केवल स्वार्थी अपने बारे में सोचता है, तो शायद इसका भविष्य उतना अच्छा नहीं हो सकता कालिदास के लिए, ठीक है। इसलिए वो चाहती है कि उसकी बेटी उससे दूर रहे और इन सब चीज़ों से दूर है, लेकिन मल्लिका जो है उसे विश्वास है कि कालिदास हमेशा उसका साथ निभाएंगे। तो आज मैं यहीं तक रख रही हूँ, आप वीडियो देखिए, सुनिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।